बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर की बिलाखर शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई है। 2 दफा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वजीर आजम पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में गए। अली अमीन गंडापुर ने उनको रिसीव नहीं किया। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ये कह चुके थे कि ये फार्म 47 का वजीर आजम है, गैर आईनी वजीर आजम है, हम इस वजीर आजम को नहीं मानते। ना तो वो वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब में आए, ना फिर आसफ अली जरदारी साहब जब सदर मुमलिकत बने उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में आए, क्योंकि उन्होंने तो करार दे दिया कि ये फार्म 47 के हैं। अब आज गुज़िश्ता रोज ये हुआ, बुध के रोज ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से दरखास्त की गई कि मैं मुलाकात के लिए आना चाहता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा जी आइए। वो आए, उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद बाहर आए तो उनकी दाईं जानिब पे खड़े हुए थे एहसन इकबाल, बाईं जानिब पे खड़े हुए थे अमीर मकाम, और बड़ी खूबसूरत अच्छी अच्छी बातें की उन लोगों ने। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने क्रिटिसिज्म भी शुरू किया कि अली अमीन गंडापुर ने क्यों जाके मुलाकात की। कुछ लोगों का यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने जो मुलाकात की है तो इमरान खान से इजाजत लेके या इमरान खान के कहने के ऊपर ही की होगी। ऐसे नहीं अली अमीन गंडापुर जो है वो मुलाकात के लिए जाते। साथ ही अली अमीन गंडापुर से भी सवाल किया गया क्या इमरान खान जो है वो उनको एतमाद में लिया, जिस पे उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे वजीर आला बनाया है, मुझ पे एतमाद करते हैं तो वजीर आला बनाया है, फैसला करने का मुझे उन्होंने इख्तियार दिया है तो मैं फैसला करके आ गया हूँ। जेल में तो इमरान खान से मुलाकात किसी की नहीं हो रही। खतरा था दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से जेल में मुलाकातें 14 रोज के लिए बंद कर दी गई। पीटीआई के इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही सिंस 3 डेज। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये भी है कि 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट के केस के अंदर गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के अंदर अदालत लगी, बयान भी रिकॉर्ड हुए, गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए। तो इसके ऊपर भी लोगों ने तनकीद शुरू कर दी कि भाई एक तरफ तो कहते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है, किसी को आने जाने नहीं देना, तो ये अदालत भी चल रही है। एनीवेज, ये तमाम मामलात हैं। क्या अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो शक किया जा रहा है वो दुरुस्त हो सकता है? जो पीटीआई की जानिब से क्या है उसको सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, एक तो सर अस्सलाम वालेकुम, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए और सलाम भी कबूल कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये जो इस टाइम कौम जिस ज़हनी हालत में है ना, उसमें आपको पता है कि उनको खुद एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इनके मसल्स और इनके नर्व्स नॉर्मलाइज होने में इट टेक्स टाइम। और अब तो इनको किसी अच्छी बात का यकीन दिलाने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। और मुझे लगता है कि ये कोलैटरल तो जब गुजरेगा, ये तूफान जो पाकिस्तान जिसका शिकार है इस वक्त, लेकिन इसके बाद बहुत अरसा लग जाएगा इनका एतमाद बहाल होने पे, कानून पे, कानूनी इदारों पे, सिस्टम पे। ये बहुत बड़ी इस दफा हम जो देख रहे हैं, सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये लेकिन बस ठीक है, ये कुदरत का निज़ाम है। आपको बताया था कि ये तब्दीली आनी थी, ये आके रहनी है और उसके असबाब भी बनने हैं। तो अली अमीन साहब डेफिनेटली जो गए हैं वो एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि इकदाम है। और इस तरीके से किस तरीके से सूबा चला सकते हैं कि वो वफाक से मुलाकात नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया जब उन्होंने अपना एक, जैसे कहते हैं कि वो क्या कहते होते हैं, नुमाइशी एहतजाज बताने या दिखाने के लिए वो अपना मैसेज उन्होंने अच्छे से कन्वे किया जो कि बनता था। उसके बाद लेकिन अब अगर आप ये कहें तो फिर वजीर आला किस चीज़ का, अगर उसने ऑपरेशनली कोई काम नहीं करने, तो ये सिर्फ मतलब वो फेसबुक या सोशल मीडिया तक तो नहीं हो सकता ना कि डायलॉग और तकरीरों की हद तक। तो ऑपरेशनली तो जाहिर बात है कि उनको मिलना था और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम था, ताकि अपना तो प्रोविंस है। और अब कम अज कम लोगों ने देखें, लोगों ने जितनी इन्होंने हुकूमत गिराई केपीके की या पंजाब की, सीधी सी बात है, मुझे डेफिनेटली मैं पॉलिटिकल सिस्टम को पाकिस्तान के तो वैसे ही इंडोर्स नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर मैंने आपको घर का चूल्हा जलाने का मैंडेट दिया था या मेरे बच्चों को पालने का या वो सारा, तो आपकी बात चौकीदार से लड़ाई हो जाए तो आपके आज रोटी नहीं लबेगी और चाय पे सारा कुछ और फिर आप निकल जाए साइड पे, तो ये कोई तरीका नहीं है। गवर्नेंस डेली जो इंसान गरीब पिस रहा है उसकी भी उतनी केयर होनी चाहिए सारे प्रोसीजर में कि गवर्नमेंट गवर्नेंस करे। जैसे अब इन्होंने सेहत कार्ड बहाल किया,
कितना अरसा अगर ये हुकूमत KPK की ना गिराते, इस इनकलाब की एक कीमत पे की है ना, बिल्कुल तो वो कितने बीमार उससे जैसे कहते हैं महरूम रहे, और वो गैप उन्होंने पे किया है, समझ लें, उस मुशक्कत के नतीजे में, उस तकलीफ के नतीजे में। तो अब मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अपने जो सूबे के गरीब, अपने सूबे के जो मसाइल या चीजें हैं, उनको भी साथ लेके चलना है। अपनी ऑपरेशनल जो ड्यूटीज हैं या अपनी ऑपरेशनल जो ग्रिप है, उसकी तरफ जाना बहुत अच्छा इकदाम है, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये किया जो भी मुलाकात है। और प्लस ये है कि बाकी अपनी मूवमेंट जो चल रही है कोर्ट्स में, या सियासी बयान या जो भी प्रेशर टैक्टिक्स है, वो चलाएं। बल्कि इसका ये हो सकता है कि वो जो रीलोकेशन की बातें थी, वो कह सकते हैं कि जी ये कैदी हमें दे दें। ये पाकिस्तान का ही सूबा है ना, उधर भी तो आपने पर्चे तो पूरी दुनिया में ही काटे हुए हैं ना, मतलब पूरे सूबों में, बलोचिस्तान से लेके कहाँ कहाँ तक नहीं। तो आप हमें दे दें, हमारा ही जैसे कहते हैं, जिसकी उसी की गवर्नमेंट, उसी के जेल के खर्चे पे पले वो, तो वो उधर ले जाए। लेकिन अगर इस तरीके का मुलाकात का माहौल ही नहीं होगा, या इसमें ही साजगारी नहीं होगी, तो ये कोई फिल्मी सीन तो है नहीं, ऑपरेशनली तो ये वक्त की जरूरत है। तो साहब भाई, सबसे पहले तो नहीं जा रहे, हम गुफ्तगू के अंदर हैं। शुक्रिया आपका अदा इसलिए करना है कि आपने मेरी फीलिंग्स को वर्ड्स दिए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के हालात हैं। आपने बड़ी खूबसूरत, बड़ी बारीक लाइन बोली है कि कुछ अच्छा भी होगा तो लोगों को यकीन नहीं आएगा कि वाक़ई कुछ अच्छा हुआ है। तो ये हकीकत है, ये सच है कि लोग इतने मायूस हैं, लोगों को इतना घुप अंधेरा नज़र आ रहा है हर तरफ, कि कोई पॉज़िटिव चीज़ हो भी जाती है तो उसको लोग शक की निगाह से देखते हैं। और बहरहाल ये पाकिस्तान के हालात हैं। क्या अली बिन गंडापुर जो हैं, कुछ चांसेस हैं उनके बर्थ चार्ट के अंदर, ज़ायचे में नहीं, बर्थ चार्ट के अंदर कोई चांसेस हैं कि वो इमरान खान साहब को धोखा दे जाएँ? नहीं, एज़ सच इनके चांसेस नहीं है, ये इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन ये उतने जी हजूरी टाइप नहीं हो सकते। डेफिनेटली ही विल टेक बोल्ड स्टेप्स विद हिज ऑन, और इतना डमी किस्म का पर्सन नहीं हो सकते ये। तो इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे, जिसमें ये खुद फैसले भी लेंगे और खुद चीजों को ड्राइव भी करेंगे, क्योंकि ये ए है और इमरान खान भी आई है। ये सन नंबर्स होते हैं, ये अपनी चलाने में, अपनी करने में इनका कोई सानी नहीं होता। और ये एक इशू हो सकता है, और इस टाइम पाकिस्तान सारे सन नंबर्स की जंग का शिकार हुआ हुआ, आप बेहतर समझते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक मुझे ये बता दीजिए कि पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के गेट पे पीटीआई के एमएनएज़ को रोका गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने, गेट बंद कर दिया। वो एमएनएज़ हैं, अपोज़िशन लीडर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, उसको गेट पे रोक लिया जाता है कि गेट नहीं खोलना असीं। नहीं, तो वो नहीं, नहीं, यूँ सही नहीं है, यूँ सही आपने नहीं, ये मुझे दें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो आए ही सेलेक्ट होके उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए है। वो आए ही वोट लेके उसके अंदर जाने के लिए है, और उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। इसको यूँ बयान करें आप। हाँ, मतलब वो फिर हमने देखा अफरा-तफरी और वो सारा धक्कम-पेल, हंगामा पूरा गेट पे होता रहा। एमएनएज़ दरवाज़ा खुलवाते रहे, फिर शेर अफ़ज़ल मरवत ने और ज़ैन कुरैशी को देखा जा सकता है उन विजुअल्स के अंदर। उमर अयूब साहब ने, मैंने बल्कि अपलोड की हुई है वो वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर, नाज़रीन वो देख सकते हैं। तो वो क्यों आप समझते आप क्या क्या इसकी वजह समझ आती है कि अपोज़िशन लीडर को असेंबली जाने से रोका जा रहा है, गेट के ऊपर अजीबो-गरीब माहौल। अब इस्लामाबाद पुलिस का एक एएसआई जो है, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मौजूद अपोज़िशन लीडर को रोकेगा। मतलब अजीब देखिए, ये तो वही मैंने कहा ना कि वो आए ही उस घर के, बिल्डिंग ही उनके लिए है, और इस वक्त वो आए ही उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए है। मतलब कोई एमपीए थोड़ी थे जो उसमें जा रहे थे, चले जी प्रोविंशियल में के थे, या कोई और ऐसा गैर मुतल्लका शख्स। देखिए, ये थोड़ा सा जो है ना, मैनेजमेंट इश्यूज, और अब इस तरह का जो एजिटेटेड एनवायरनमेंट है, ये जो जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और ये सारे के सारी, आप बहसियत कौम, बहाना असद साहब कोई भी बने, आप लोगों ने ये सारा कुछ, अब इस आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये कुछ हो नहीं रहा, कुछ होना है, और उसके सबब भी बनने हैं। कुछ चले होना मैं होता है, उसके सबब। तो ये आपका नेशनली अभी ये अप्रैल तक इस तरह के सीन्स, इस तरह की हरकतें मजीद सवेर और रुथलेस अंदाज से नजर आएंगी।
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अवाम में जो मौजूद मकबूलियत है, मौजूदा हुकूमत PDM-2 ये उस मकबूलियत को काउंटर कर लेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो देखें, आप देखिएगा कुछ दिनों तक चले, नहीं ले लें। फजलुर रहमान साहब समझे दूध के धुल गए। उन्होंने अपने आप को ना वो जैसे कहते हैं ना कि पवित्र कर लिया कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि तब्दीली की एक लहर है, उस लहर की उस पे मौज पे उसके रुख पे जो आ जाएगा वो ठीक है, जो उसके अगेंस्ट जाएगा वो खत्म है कहानी उसकी। वो बेशक आपका 3 बार का वजीर आजम हो, बेशक जितनी बड़ी पार्टी का वो हो, जितने मजीद सूरत हाल हो, वो बह जाएगा। और ये उल्टे हो जाएं, ये सीधे हो जाएं, ये दुनिया की जितनी बड़ी जैसे कहते हैं ना कि थिंक टैंक ले हैं, जो मर्जी कर लें, इस वक्त इस कौम के जो बदलते रवैयों के आगे जो भी आएगा वो बहता चला जाएगा। और ये बस मुझे यही डर है कि मार्च अप्रैल उसके एक पीक टाइम हो सकते हैं। तो हाँ, इससे कोई वो नहीं है, इबाम जरा से भी बात नहीं है। पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि वो किस तरह के दिमाग हैं जो मतलब मैं जाती तौर पे कई दफा गुस्से में होता हूँ तो बड़ी गंदी मिसालें भी देता हूँ, लेकिन वो इसलिए होती है कि समझ भी आ जाए। मतलब आप समझते हैं कि कुत्ते की हिस्स बड़ी तेज होती है जी, कुत्ते को बड़ा पता चलता है खतरे का जी, कुत्ते को बड़ा हिस्स के मामलों में तेज समझा जाता है। सर, इंसान की हिस्स जो है ना कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि ये अशरफुल मखलूकात है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि किस तरीके का रवैया है हमारा कि हमारी हिस्सें काम ही नहीं करना छोड़ दी है। कोई ऐसी हम पे अल्लाह ताला की नाफरमानियां और उसके निज़ाम के खिलाफ जाने की पादाश में इस तरह की नहुस्तों में आ गए हैं कि हमारी हिस्से ही नहीं काम कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा हम किधर जा रहे हैं। हालांकि यकीन करें कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल डे टू डे हम बढ़ रहे हैं। और ये वक्त याद आएगा उस वक्त जब बैठ के सारे बस फिर कह रहे हैं कि अच्छा चलो छोड़ दो, हम अब आगे क्या करना है। मतलब ये सूरत हाल होगी नेशनली हमारी। और फिर काश काश कर रहे होंगे, काश उस वक्त यूं करके यूं ना किया होता, काश हमने इसकी मान ली होती, काश उसकी मान ली होती, काश यूं। ये काश जो है ना, अगला पूरा साल का एंड आप लोगों की पूरी कौम का जो स्लोगन होगा ना, हर मुंह पे बड़े बड़े डिसाइडर्स के मुंह पे वो होगा काश। ये नया ले लें कि वो काश ही होगा। बाकी ये जो सिस्टम है ना, इसका तो मैं आपको 2 टेस्टर दे देता हूँ, लोग अपनी जाती जिंदगी में करके इसको चेक कर लें। डेली एक चिमटी मारें, सिर्फ एक चिमटी को ऐसे जूते से मारें, 7 दिन बाद देखें होता क्या है। डेली एक मारनी है और 7 दिन तक इतनी बदमाशी तो करके दिखाएं सिस्टम के साथ। आप सिर्फ तजर्बे के लिए आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है या खुदा ने आपको कितनी इस्तात दी हुई है। पहली। दूसरी, नमाज जुमा है, वाजिब अमल है, फर्ज अमल है। किसी को कहें कि मैं तुझे जुमे का कहता हूँ और वो ना जाए, और उस दिन उसका नुकसान या उस हफ्ते में उसका नुकसान चेक कर ले। ये 2 टेस्टर दे रहा हूँ, इनको जिंदगी में ट्राई कर लीजिएगा। आपको अपनी औकात हमारी औकात पता चल जाएगी कि हम कितने। तो मैं हैरान हूँ कि भाई कौन सी मौज है जो दिमागों आपने में है आप, कि गरीब गरीब आप भूला कैसे हुआ है। आपने अपने गुफ्तगू में तस्करा किया 3 दफा के वजीर आजम का। उसामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। सिर्फ मैं आखिर पे ऐड करता जाऊं कि नाजरीन, पाकिस्तान के बड़े जय्यद किस्म के, बड़े दिग्गज किस्म के बड़े बड़े सहाफी जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि 3 दफा के वजीर आजम इस वक्त सिर्फ एक बात को लेकर परेशान है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है उनकी। उनकी बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं। उनके भाई जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को, 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को आजकल सिर्फ एक फिक्र लाहक है, और वो फिक्र ये है कि कहीं NA 130 का जो हल्का है वो ना खुल जाए। मुझे और उसामा साहब को दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।